चलो बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई। पहले आप थोड़ा ज्ञान देना मेरे को। देखो, जो मैंने रियलाइज किया है ओवर द टाइम टॉपर्स की कॉपी से देख के, है ना, वो ये है कि जितनी कॉपी सिंप्लीफाइड होगी ना, उतने सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब ये है कि सिलेक्शन इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस, जब वो आपकी कॉपी देख रहा है तो उसको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलनी चाहिए आंसर में उसको। एक वर्ड इधर लिख दिया, दूसरा इधर लिख दिया, अपने आप समझ लेगा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में लिखा है वही सीधा उसको पता चलना चाहिए। ये वर्ड उठाया है, क्वेश्चन का सब हेडिंग बनाई, आंसर दे दिया, एक लाइन में आ रहा है। एक इस साइड तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, और राइट साइड में आपके डायग्राम बनते जा रहे हैं। मतलब इतना सिंप्लीफाइड वर्ड आपको होना है बिल्कुल। तो जितना सिंप्लीफाई आपने पेपर को कर लिया, उतने चांस ज्यादा हो गए हम सिलेक्शन हो जाएगा उस साल। कॉम्प्लिकेट मत करो कॉपीज को, लंबे सेंटेंस मत लिखो। ठीक है, स्पेसिंग पूरी प्रॉपर करो, और जो क्वेश्चन की सब हेडिंग है उनको लिख दो। एग्जामिनर को डायरेक्ट लगना चाहिए कि क्वेश्चन को हिट किया सीधा। तो आज से तुम काम करोगे सिंप्लीफिकेशन पे। इतनी मतलब कितनी भी कॉपी देखना ना, आप देखना इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का होगा, सीधा बॉडी पे आ जाएंगे वो लोग, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा लिखेंगे, और सिंप्लीफाई करके अपने पूरे आंसर को जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिख के चले जाएंगे। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा साफ नहीं कह रहा, पर लेजिबल हो, पढ़ने में आ जाए उसको। जिसकी थोड़ी कम है उसको मैं तरीका बताऊंगा कैसे मैं उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से तुम थोड़ा ध्यान रखोगे अपने आप आंसर को सिंप्लीफाई। ऐसे जारगन भी मत लिख देना कि उसको समझ नहीं आ रहा है, इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी मत करना उसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंप्लीफाई करो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप टॉपर्स की ओपी देखो। अगर आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है, कंटेंट एनहेंस करना है, तो दो तरीके से करो। कीवर्ड्स डाल के, सेंटेंस लंबे मत करो, छोटे सेंटेंस में कीवर्ड डाल दो। और दूसरा डेटा से, ये आपको एनहांस करेंगे आपके आंसर को, रादर देन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस और फ्लावरी लैंग्वेज। इसको अवॉइड करके काम करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, डेटा पे, और कीवर्ड्स पे। चलो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 10। ठीक है, टॉपिक्स आपको पता ही, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट। ये सारे टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चन आए पीवाईक्यू में, वो आज हम खत्म कर लेंगे। इन मैनी वेज लॉर्ड डलाउजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एलाबोरेट। इसको नहीं करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। डलाउजी ने जो जो काम कर रखे हैं वो आपको पढ़ सकते हो या लिख लेना, मॉडल आंसर देख लेना, वो आप घर पे करना। इसमें इतना एनालिटिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, चाहे उसने टेलीग्राफ, चाहे रेलवे, चाहे जो भी काम था, पीडब्ल्यूडी वर्क स्टार्ट किया, सिविल डिपार्टमेंट किया, वो एक फैक्चुअल बातें हैं। वो आप पहले खुद लिख लेना, फिर मॉडल आंसर से अपने आप को एनहांस कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम। Examine critically the various facets of economic policies of British in India from the mid 18th century till independence. 150 words, 10 marks. Start 7 minutes. सर सर क्वेश्चन पेपर भेजिए ना प्लीज। ओह सॉरी, भेज देता हूँ अभी। देखो भाई, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट में कर रहे थे, इसमें वही करेंगे। आप टर्मिनोलॉजी देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा था। प्री वाली नॉलेज सारी है। डिपेंड करेगा कौन कितना कॉन्फिडेंट था आंसर लिखते वक्त, और कितना सिस्टमाइज हमने किया उसको। बस मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मैंने अच्छी बात यही है कि प्री वाला लगभग सारा काम आ जाता है। तो पहले आप बताओगे भाई, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी पूछा है, 1750 से जो भी आपको पॉलिसीज आइडिया है उस चीज का ना, क्योंकि पूछा डिफरेंट फेसेट्स, वेरियस फेसेट्स पूछा हुआ है, अलग अलग। तो अलग अलग डायमेंशन बतानी पड़ेगी आपको, जैसे क्वेश्चन समझ जाओ उसके हिसाब से आंसर करना है। ये नहीं केवल एक ड्रेन ऑफ वेल्थ पे पूरा खत्म कर दिया, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरा खत्म कर दिया। वेरियस फेसेट्स पूछा अलग अलग सेगमेंट्स में। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। फिर कई जगह पूछा क्रिटिकली, इसमें एग्जामाइन क्रिटिकली। तो एक दो जगह तो आप बता देना उसमें बेनिफिट्स थे, जैसे रेलवे के थे, लेकिन वो हमारे लिए क्या थे, लिमिटेड बेनिफिट्स थे। मोस्टली उनके लिए थे वो। इंफ्रास्ट्रक्चर के थे कुछ बेनिफिट्स इकोनॉमिक पॉलिसी के, लेकिन वो लिमिटेड थे। तो क्रिटिकली एग्जाम में थोड़ा ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि 70% नेगेटिव, 30%, 20% आप कुछ पॉजिटिव बताओ इंडिया के लिए, पर वो मोस्टली लिमिटेड ही थे। ठीक है ना, ये आपको ऐसे करना है इसको अप्रोच। तो पहले आप बताओगे कैसे उनकी पॉलिसी एक्सप्लॉइटेटिव थी। ये इंट्रोडक्शन होता है ना, ये सारा बता देगा कि आपके आंसर में कैसी अप्रोच होगी आपकी। तो उनकी मोस्टली पॉलिसी एक्सप्लॉइटेटिव थी, वो आप एक्सप्लेन करोगे। कैसे उन्होंने इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। पहले हम क्या थे, एक्सपोर्टर थे। जब ये ब्रिटिश की पॉलिसीज आई मिड 18th सेंचुरी, तो हम क्या बन गए, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हम एक्सपोर्ट्स करते थे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, अब हमने क्या किया, इंडिगो या कॉटन करने के बाद हम रॉ मटेरियल यहाँ से बेचते थे। और जैसे हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उससे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे हम एक्सपोर्ट मटेरियल वहां से क्या करने लगे, सॉरी फिनिश गुड क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। तो ये बताना कैसे इंडिया को उन्होंने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में टर्न कर दिया, और हम बन गए एक मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स।
तो ये देख रहे हो ओवरऑल तीन जो वर्ड्स है इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लॉइटेटेड बिकॉज इट फेवर द ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड बिकॉज टैरिफ पॉलिसी ऐसी थी कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो चीज वहां से आ रही थी विदाउट टैरिफ आ रही थी, और जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर हाई टैरिफ लग रहे थे, तो वो डिस्करेज हो रहा था एक्सपोर्ट। तो ये यहाँ पे आएगा टैरिफ पॉलिसी। इन्हीं से वर्ड्स निकाल के मेरे को एक्सप्लेन करने आगे। लास्ट में क्या, क्रिपलिंग इंडिजीनियस इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी को पूरा क्रिपल कर दिया था बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट था वही चेंज कर दिया उन्होंने। पहले हैंड वीवन शूज फैब्रिक्स पहनते थे, अब उनको कर दिया क्या कहना, ब्रिटिश इन टेस्ट है ना, इंडियंस इन ब्लड एंड ब्रिटिश इन टेस्ट। तो वही जो मैन्युफैक्चर्ड है कपड़े, जो भी दीवान थे या फिर जो भी राजा थे उनको चेंज कर दिया। उससे क्या हुआ, लोकल आर्टिसंस उनकी वैल्यू नहीं रही, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेंगे, वापस अपनी छोड़ के इंडस्ट्रीज को बंद करके कहाँ पे जाएंगे, गाँव में जाएंगे। तो गाँव में जाएंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर करेंगे। फिर प्रेशर किसके ऊपर आया, एग्रीकल्चर के ऊपर आया, और एग्रीकल्चर के प्रेशर आने से क्या हुआ, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वहां पे फेमाइंस और वो सारी दिक्कतें। ऐसे ये सिस्टम आपको समझना था इसमें, उन्हीं से वर्ड निकालने थे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड दे वर फोर्स टू एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर फर्दर प्रेशर पड़ा। अब यहाँ से स्टोरी वापस कनेक्ट करो कि एग्रीकल्चर में कौन सा वहां पे उनको अच्छा लग रहा था कुछ, तो वहां पे भी पॉलिसी कैसी थी, आपका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसे था, इट वाज बर्डनिंग पीजेंट्स विद द टैक्सेस, तो पीजेंट्स तो वापस मर रहे थे वहां पे भी, और फायदा किसको हो रहा था, बेनिफिटिंग द जमींदार्स। बर्डनिंग पीजेंट्स बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस, इट इज लीडिंग टू द इनडेटनेस, उनकी डेटनेस बढ़ती जा रही थी और फायदा कर रहा था जमींदार को। आप देख रहे हो सब चीजें बिल्कुल क्लियर है, और हर वर्ड अपने आपका एक टॉपिक को कन्वे कर रहा है अपने में, ऐसे आपको करना है उस चीज को। ये मतलब कीवर्ड्स आपके उसमें आंसर में आने चाहिए थे, और आगे फिर कभी आ जाएगा तो ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, वही मैंने लिखा है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझा दिया मैंने आपको, कैसे इंडिगो और उसको जो हमारी फूड क्रॉप्स थी उनको हटा के इन्होंने इंडिगो और कॉटन को प्रमोट किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ आप समझ गए, पैसा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, रेलवे का और बाकी चीजों का, कैनाल्स का, लेकिन वो लिमिटेड बेनिफिट था। फिर मॉनिटरी एंड ट्रेड पॉलिसी, इसमें क्या था, जो गुड्स इंडिया से जाएंगे उन पे तो लगेगा हाई टैक्स, तो वहां पे महंगे हो जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। जो गुड ब्रिटिश से इंडिया में आएंगे वो आएंगे ड्यूटी फ्री, तो यहाँ पे वो चीपर हो जाते हैं, फिर लोग उनको खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि जिन्होंने हमारी लास्ट का जो ये था, इट क्रिपल्ड द इंडिजिनियस इकोनॉमी। हो गया टाइम आई थिंक ना, चलो देखो भाई, ये पता सब था आपको है ना। अब उसमें से इंटरप्रेट क्या करना था, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो सारे तो प्लान बताओगे आप, तो उसमें आपको जो तरीका होना था ये होता कि भाई हर एक प्लान के अंदर क्या चीज उन्होंने प्रपोजल दिया, तो ये प्रपोजल दिया, और उससे इंडियंस या जो पार्टी थी या जो इंडियंस थे वो क्यों डिसेंटमेंट था उनका, तभी तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हुआ ना। तो या उसके एक दो प्रोविजन और एक दो उसके फॉल आउट्स, और इससे हम लोग क्यों मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, ये सब बताना है आपको, तभी वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट होता गया। अगर सीधा होता फर्स्ट टाइम में तो हम एक्सेप्ट ही कर लेते उस चीज को। तो वही नॉलेज प्री वाली उसको प्रेजेंट कैसे करनी है आंसर के डिमांड के अकॉर्डिंग, ये आपको देखना है। और देखो मैं कितना सिंप्लीफाई करके चल रहा हूँ, ऐसी कॉपी चाहिए एग्जामिनर को, उसको दिख गया सारी चीजें, वर्ल्ड वॉर सब से स्टार्ट किया बच्चे ने 39 से, फिर 45 40 मतलब तो चल रहा 40 42 44 5, क्रोनोलॉजी वाइज सिंप्लीफाई एक के बाद एक। और ये ऐसे नहीं होता याद, जैसे मैंने तो कोड में बना रखा था प्री के अंदर, अगस्त में इंडिया की क्रिकेट क्वीन, ऐसे करके पूरा बना रखा है। ऐसे आपने अगर कोड बना रखा होगा या आपको सीक्वेंस याद रहेगी प्री के अंदर क्या होगा, तो वहां भी आप क्रोनोलॉजी वाइज आंसर को ठीक करोगे और यहाँ भी अपना आंसर स्ट्रक्चर में लिखोगे। तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है, अगर जिसको याद होगा वो क्रोनोलॉजी में लिखेगा। और हिस्ट्री में दो चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, ऊपर अगर रूलर है तो रूलर का नाम, पर्सनैलिटी का, मैप और डेट। अब सोचो एक बच्चा सीधा लिख रहा है, एक साथ साथ डेट भी लिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में जो खेल था वो डेट का था, एक तो क्रोनोलॉजी वाइज लिखना था उसका था, रैंडम लिखोगे तब भी वो समझ में आ जाएगा, उसको तो याद होगा एग्जामिनर को। तो क्रोनोलॉजी वाइज डेट्स प्लस, ये मैंने अभी पॉइंट लिखे नहीं जनरल वाले, वो तो आप भी लिख सकते हो, मैंने इसका जो क्रिटिसिज्म था वो लिखा है, पॉइंट और उसका क्रिटिसिज्म, पॉइंट और क्रिटिसिज्म, ये ऐसे चलना था। अब स्टार्टिंग में देखो, ये इंट्रोडक्शन मॉडर्न वाले में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन थोड़े अलग होते हैं मॉडर्न के, वो ओवरव्यू स्टार्टिंग में दे देते हैं, हालांकि सब में ऐसा होना चाहिए, पर बाकी में आप जनरल लिख लेते हो करंट से या उससे, यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिक कीवर्ड पता होने चाहिए। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो उनकी पॉलिसी ये था, जो डिवीज कर रहे थे ना इंडिया का प्रोसेस था इंडिपेंडेंस का, ट्रांसफर ऑफ पावर का, वो किस पे इन्फ्लुएंस था, इट वाज बिकॉज इन्फ्लुएंस बाय द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट। एक तो अपना इंटरेस्ट वो छोड़ ही नहीं रहे थे, पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपना इंटरेस्ट ही देखा है, तो उनका इंटरेस्ट
ठीक है, ग्लोबल प्रेशर था आजादी देने का या फिर वर्ल्ड वॉर 2 का, तो ग्लोबल प्रेशर। और थर्ड इज द कुछ जो भी वो इंटरप्रिटेशन करते उससे इंडिया में जो हमारे अलग अलग पार्टीज थे उनमें इंटरनल डिवीजन था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। तो आपने ब्रॉडली स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई ये दिक्कत हो रही थी, इसलिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट हुआ। ब्रिटिश का इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट, ग्लोबल प्रेशर, और हमारे यहाँ पे इंटरनल डिविजन थे। तो ये आपने बता दिया। अब आप देखो क्रोनोलॉजी वाइज कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ था भाई, हमारे को इन्वॉल्व कर दिया विदाउट अवर कंसिडरेशन, ठीक है, या विदाउट अवर कंसल्टेशन। तो उससे पॉलिटिकल रिसेंटमेंट आ गया। तो जो भी वो कुछ बोलते हम लोग मानने को तैयार नहीं होते, पॉलिटिकल रिसेंटमेंट हो गया। अगर स्मूथ चल रहा होता तो ठीक रहता। तो ये एक रीजन था। फिर अगस्त ऑफर में क्या हुआ, आप बताओ। अगस्त ऑफर में एक पॉइंट हुआ, ये हुआ। उससे क्या हुआ, उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की बात की, लेकिन हम डोमिनेंट स्टेटस लेने के लिए रेडी नहीं थे। हमें तो क्या चाहिए थी, फुल इंडिपेंडेंस। तो डोमिनेंट स्टेटस फेल टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट। बस कीवर्ड लिखने हैं आपको यहाँ पे, हेडिंग लिख के अंदर समझ जाएगा एग्जामिनर इतना, ठीक है। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ फिर, उन्होंने जो डिवीजन क्लॉज थी वो क्लॉज कैसी डिवाइसिव थी इंडिया को, तो वो हमने एक्सेप्टेड नहीं थी। अगर ये सब चीजें सही होती और इंडिया के इंटरेस्ट में होती तो हम कर लेते हैं उसको एक्सेप्ट, और प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता। पर ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं थी, इसलिए प्रोसेस क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर वेवल प्लान में क्या था आपका, ठीक है, डिफेक्टो विटो टू मुस्लिम लीग, अलग उनको डिफेक्टो एक मिल गई विटो। और इंडिया को जो कांग्रेस थी उसको उन्होंने किस में रिड्यूस कर दिया, टू अ हिंदू पार्टी। वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जितने ही मुस्लिम मेंबर आएंगे कहां से आएंगे, मुस्लिम लीग से आएंगे। तो ऐसे आपको जो उसका मेन क्रक्स है वो निकाल के लिखना है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन में क्या था, जो भी उसके डिवीजन थे आपके, है ना, वो कोई उसको अलग इंटरप्रेट कर रहा है, कोई उसको अलग इंटरप्रेट कर रहा है। तो इंटरप्रिटेशन सबके लिए, क्यों उन्होंने क्लियरली उसको डिफाइन नहीं किया था। तो कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन लेड टू द डेडलॉक, तो उसको फिर मना कर दिया। फिर लास्ट में आपका माउंट बैटन प्लान आया, उससे ठीक है हमें आजादी मिली, पार्टीशन हुआ, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, बहुत उसको हेस्टी कर दिया, बहुत फास्ट किया। अब उस हेस्टी से क्या नुकसान हुआ, माइग्रेशन हुआ बहुत लोगों का, एक तो काफी लोगों की डेथ हुई, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। अराउंड इसमें लिखा है, आई थिंक मैंने एक डेटा दे रखा है आपको, अराउंड 1 मिलियन पीपल, 10 लाख पीपल डेड उस टाइम पे डेथ हुई उनकी, ठीक है, वो आप लिखोगे। और क्या हुआ फिर, कम्युनल वायलेंस हुई इसके कारण। तो ये सारा क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेटेड तो कर रहे हैं। और लास्ट में दे एग्जिट विदाउट द फुल अकाउंटेबिलिटी, बस सीधे एग्जिट कर दिया उन्होंने। ये सब था, इतना ऐसे चल रहा था, इसलिए जो प्रोसेस हो गया ट्रांसफर पावर का वो क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझना था, अपनी जो प्री की नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करके तरीके से लिखना था। कोई अलग से नहीं है, आप पूरे पीवाईक्यू में देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। बस थॉट प्रोसेस को अलाइन करना है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई के साथ आंसर राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करो, तभी वो प्रोसेस अलाइन होगा आपका। अब अगली बार आप कुछ चीज पढ़ोगे तो उस तरीके से पढ़ोगे। जो केवल पढ़ाई करते हैं वो इस लेवल पे आ ही नहीं पाते कभी, और अल्टीमेटली लिख के आना है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया था। फिफ्थ अगेन पर्सनैलिटी का है, कर्जन के बारे में। इवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। ये आप एक बार देख लेना, मॉडल आंसर से लिख लेना उसको, वो नहीं है उसकी क्या पॉलिसीज थी, है ना। तो ये मैनेजेबल है, ये आप घर से करना है। हम करेंगे सिक्स्थ वाला। Why did the armies of British East India Company, mostly comprising Indian soldiers, win consistently against the more numerous and the better equipped armies of the Indian rulers? Give reason. 250 words, 15 marks, 11 minutes. पर sixth आ गया, this only sixth. Why did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of Indian rulers? तो आपको बताना है कैसे ब्रिटिश वाले कम स्ट्रेंथ के बाद भी जीत जाते थे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे काफी बड़ी आर्मी होती थी। तो अगेन पहला तो है कि सुपीरियर मिलिट्री डिसिप्लिन, ठीक है, तुमको ट्रेनिंग होती थी उस तरीके से, है ना, और ट्रेनिंग वो सुपीरियर थी काफी। कैसे कंपनी का 2 लाख सिपाही थे, है ना, और दे वर ट्रेन इन द यूरोपियन ड्रिल्स पूरे सारे। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते, ब्रिटिश आर्टिलरी हो चाहे आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि कैसे एक स्मॉल आर्मी, वेलेस्ली की जो स्मॉल आर्मी दैट डिफीटेड द मराठा। तो इसमें साथ साथ एग्जांपल भी देते चलना आप कि कहाँ पे उन्होंने कैसे उसका यूज किया है। रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस, तो मोस्टली इंडियन सोल्जर भी चाहते थे कि भाई इंडिया में जो सैलरी मिलती थी उनको मोस्टली काइंड में मिलती थी, या कुछ ग्रेन्स दे दिया, वहां पे कैश में मिल जाती थी, टाइमली मिल जाती थी, तो वो वहां पे ज्यादा प्रेफर करते थे। फिर डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी की इन्होंने, ये भी ध्यान रखना कि आपको केवल इसमें केवल मिलिट्री वाले पॉइंट मत बताना। मिलिट्री वाली सुपीरियरिटी तो एक बात है, उसके अलावा वो और क्या करते थे ताकि वो जीत जाए कम से। तो डिवाइड एंड रूल,
है ना, सब्सिडरी अलायंस, जो बाकी पॉलिसी थी उनको भी आप डाल देना, तभी वो सब मिलके कम्युलेट होके वो उनकी विन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो इसमें आप दो तीन में डिवाइड कर सकते हो, एक तो उनकी मिलिट्री से रिलेटेड जो सुपीरियरिटीज थी वो थी, एक उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो सुपीरियरिटी थी, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग हो चाहे उनकी लीडरशिप हो, और एक जो इंडिया पे वो पॉलिसीज लेके आते थे जिससे वो उनको ओवरऑल इफेक्ट करती थी। तो इन तीन पार्ट में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी। ठीक है, डिवाइड करवा दिया लड़ाई, वैसे लोग जैसे मीर जाफर का एग्जांपल दिया प्लासी के अंदर, तो कुछ ना कुछ ये चीजें उनको एड करती थी जीतने के अंदर, नॉट ओनली द मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे दोनों हो गया, फिजिकल स्ट्रेंथ भी और दिमाग से भी जो है ना टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिक, वो भी आपका पार्ट आएगा। तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो कि फिजिकल है ना, और टेक्टिक और टेक्नोलॉजिकल, तो ये टेक्टिक्स है सारी, तो टेक्टिक्स का भी यूज करते थे वो, तब जाके वो जीतते थे। एफिशिएंट लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ, क्योंकि दीवानी राइट्स का पैसा भी आने लग गया था उनके पास काफी, मूवमेंट भी फास्ट होती थी, लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो आर्मी के अलावा भी घूमना है, अधिकतर बच्चे आर्मी में ही खत्म हो जाएंगे कि आर्मी स्ट्रेंथ या उसके ऊपर, इसके अलावा जो 4 पॉइंट डायमेंशन आप करोगे वो आपका नंबर दिलाएगा, क्योंकि जीत 4-5 फैक्टर को मिला के होती है, एक से नहीं होती केवल, ये समझो बात को। आज के चाहे मॉडर्न वॉरफेयर हो वो भी कई चीज पे डिपेंड करेंगे आपका कैसा ओवरऑल हो रहा है, कहाँ पे आप कैसे, तो ये टेक्टिकल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो फिजिकल टेक्नोलॉजी के बाद टेक्टिकल स्ट्रेंथ और टेक्टिकल मैनेजमेंट कैसे किया आपने, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखो, ये सब बातें काम करती हैं कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये पहले दबा के रखते थे कि हम तो इनविंसिबल हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा एम्पायर फैला हुआ है, ये सब टेक्टिक्स काम, वैसे मोरल डाउन हो जाता सामने वाले आर्मी का। तो ये इतनी डायमेंशन अगर किसी ने डाली होंगी तब वो हम उस लेवल पे आ रहे हैं। नेवल सुपीरियरिटी, यहां से बच के तो नेवल अटैक कर देते थे, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस आ गया, ये सब उनको हेल्प करते थे। इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज नेटवर्क, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले से इंफॉर्मेशन होती है कैसे मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे क्या है, किसको कैसे करना है, उनके लिए तो सब था, साम दाम दंड भेद सब लगाना था। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ्रॉम लंदन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वहां पे पूरी सपोर्ट होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इतने ये 11 पॉइंट मैंने लिखे 15 नंबर के क्वेश्चन में, तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि 15 में मैं कुछ अच्छे नंबर अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid of 18th century? Give reasons. इंडिया में ऐसा क्या हो गया था भाई, सडन फेमाइंस आने लग गए? इन क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि फ्रेमिंग कैसे करना है आंसर को। कोई भी आंसर आ गया तो उसमें मैं क्या सब हेडिंग लिखूं, कैसे पॉइंट जनरेट करूं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से, वो चीज सीखनी है आपको। वो एटीट्यूड, वो टेम्परामेंट डेवलप करना है आंसर को लिखने का। पढ़ाई हो रखी है बहुत। ये लो भाई, ये रीजन है, बना लेना चार्ट और इसमें से होना चाहिए। तो इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि क्यों फेमाइंस आ रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो पहला देखो गवर्नेंस लेवल पे क्या था, कि उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वही ऐसा था कि पीजेंट्स के बस्ता नहीं, इतना उसको पे करना पड़ता था, या तो लैंड चली जाती थी उसके पास या वनरेबल होता फेमाइंस के लिए। तो पहला तो ये हर जगह लग रहा है पुअर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब मैंने 3 क्वेश्चन में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लिंक कर दिया आपसे। ठीक है ना, इकोनॉमिक डिक्लाइन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन, फेमाइन। अब अगली बार कभी क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, इवेल्युएट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो बेसिकली दोगे कहाँ कहाँ पे कौन से थे, उसके इम्पैक्ट में सारे क्वेश्चन के जो पॉइंट लिखो लिख देना। ऐसे इन्हीं कंटेंट से बनेगा सारा आंसर, इससे बाहर है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, वो दे चुके सारे क्वेश्चन, उनमें से बना लो, इन्हीं में से बन जाएंगे क्वेश्चन। आगे समझ में, इससे जब क्वेश्चन आएगा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कैसे करो, आगे ना, वो सारे पॉइंट जहां जहां पे इसने इम्पैक्ट दिखाया वो सारे इम्पैक्ट में डाल देना इसका। ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि उससे फेमाइन आ रहे थे, ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उससे हमारा यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, और जो 2-3 पॉइंट इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, ये सारी चीजें आपको करनी है। इवन हमारा कोलोनाइजेशन, अल्टीमेटली हमारा कोलोनाइजेशन हुआ इसी सब इससे, लैंड रेवेन्यू, ये सब सारी बातें करनी है आपको, जो इतना प्रोलॉन्ग चला कोलोनाइजेशन, ऐसे आपको लिंक करना है। ठीक है, सेकंड देखो, ये कितना अच्छा पॉइंट है, देखो आपने लिखा किसी ने माल्थसन थ्योरी वाला, वेरी गुड, ये अच्छा है। वो बिलीव करते थे ये तो नेचुरल चाहिए क्या फेमाइन, तो पॉपुलेशन कम करने के लिए चलने दो फेमाइंस को, ठीक है, कोई इज्जत नहीं इंसान की ऐसे।
तो उन्होंने माल्थसन थ्योरी पे बिलीव करते थे, ठीक है भाई, फेमाइन्स आर नेचुरल चेक टू, आपने पता होगा, कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो खैर ठीक है, आने दो फेमाइन, कोई बात नहीं। तो गवर्नेंस का निग्लेक्ट था, ठीक है। नो इफेक्टिव फेमाइन कोड टिल 1880s, तो मिड 17 सेंचुरी से पूछ, कहां से पूछ रहे हैं, 18 सेंचुरी से पूछ रहे हैं ना। तो 1880s तक तो इनके पास फेमाइन कोड नहीं था प्रॉपर, कैसे डील करना है, ठीक है। तो एक सारे किसके फेलियर है, गवर्नेंस के फेलियर है। तो आपने पहला बताया कि कैसे गवर्नेंस के कारण यहाँ पे फेमाइन आ रहे थे। नो साइंटिफिक फेमाइन प्रेडिक्शन सिस्टम, वो नहीं था इनके पास। और अगर रिलीफ देते भी थे तो वो इट केम टू लेट, तब तक फेमाइन वेमाइन सारे नुकसान हो जाता। तो रिलीफ केम टू लेट, ये हो गया। ये तो गवर्नेंस हो गया। फिर बताओ सप्लाई साइड में क्या इशू आई इन्होंने। तो जो सीरियल्स थे, फूड ग्रेन्स थे, उसको चेंजेस में कर दिया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इंडिगो कॉटन प्लांटेशन में। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इससे सप्लाई कम होगी फूड की, ठीक है। निग्लेक्ट ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन पे ज्यादा काम, बजट का बहुत थोड़ा सा 2 या 3% ये इरिगेशन में लगाते थे। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेथड थे, ये लिखो आप, उनको निग्लेक्ट किया, कैनाल इरिगेशन को या बाकी को। तो निग्लेक्ट ऑफ इरिगेशन, ठीक है। फिर फूड डाइवर्टेड टू ट्रूप्स, तो जो थोड़ा बहुत फूड बचता था वो ट्रूप्स को देते थे। अब लोकल इंडिजिनियस नीड पे ध्यान ना देके ट्रूप्स को डाइवर्ट होता था। और इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे ट्रूप्स को, ठीक है। और अगला पॉइंट है होर्डिंग का। ये कहाँ पे, इस अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगी फूड ग्रेन्स की। तो होर्डिंग कौन करता था, जमींदार करते थे, मनी मिडल मैन करते थे फॉर द प्रॉफिट्स। तो एक तो होर्डिंग हो रही थी, और इवन वार टाइम होर्डिंग्स, ये भी लिखो कि इनको पता है भी लड़ाई होने वाली, पहले स्टॉक बना के रखो। वार टाइम होर्डिंग्स होती थी, इस कारण ये सप्लाई कम होगी, ठीक है। वो गवर्नेंस के पॉइंट हो गए। और लास्ट है एक्सपोर्ट। इंडिया से फूड एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, वहां पे। तो यहाँ पे लोग मर रहे हैं पर फूड इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था, ये एक्सपोर्ट वाला आ गया। फिर थर्ड है डिमांड साइड इशू, क्या आ रहा था भाई, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वैसे हो जाएगा। डिमांड साइड में क्या आएगा, पूरा लिखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और लास्ट है कि डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे यहाँ पे लोकल विलेज लेवल पे ग्रेन जो स्टोरेज बने हुए थे, वो टेम्पल में जो ग्रेनरी स्टोरेज होती थी वो। तो जो लोकल लेवल पे जो स्टोरेज सिस्टम था हमारा, इंडिजीनियस आपका जो इंस्टीट्यूशन थे जो स्टोर करते, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, और उसका भी डिक्लाइन कर दिया। तो जब वहां पे भी फूड नहीं बचेगा तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे फेमाइन आएगा। ये सारे रीजन थे। तो इन सबका कल्मिनेशन होके आपका आते थे फेमाइन। क्लियर है। अब जब भी फेमाइन से या कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इनसे कर लोगे, इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना। चलो नेक्स्ट। अरे कुछ लर्न कर रहे हो, ऐसे बैठे हो सारे, ठीक है ना, बढ़िया है, चलो ठीक है ठीक है। कहीं मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, है ना। हिस्ट्री में ज्यादा शांत हो रहे तुम, क्या बात है यार, हिस्ट्री तो कॉमन है। कहाँ पे आ गए थे, फेमाइन्स का हो गया है ना। हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स, ठीक, हाउ फार द इंडस्ट्रियल, ये करेंगे एट्थ वाला। हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द colonial ऑपरेशन। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, अगेन कोई ट्राइबल से क्वेश्चन आता है, कोई रिवोल्ट का क्वेश्चन आता है, प्रोटेस्ट का आता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ठीक है, कर लो इसको। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, 11 मिनट्स। क्योंकि एक ना कोई थीम रिपीट हो जाती है इनमें से, कभी पीजेंट आ जाएगा, कभी ट्राइबल आ गया, वर्किंग क्लास आ गया, है ना। करते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी रिलेटिवली सिंपल है, स्ट्रेट है ना। इसमें आपकी मेमोरी काम आएगी, कितने आप इंटरलिंकेज बनाओगे, कितने डायमेंशन बनाओगे, कहाँ का डायग्राम बनाओगे आप, वो इसमें ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएगा। जितनी भी प्री की नॉलेज है सारी लगा दो। 15 नंबर का है, कम से कम 15 पॉइंट लिखने हैं, 14 15। दो पार्ट है क्वेश्चन के, दोनों में साथ साथ 6 6 पॉइंट लिखो, कंप्लीट। पेज तो पूरा बना नहीं जरा, एक मैप ही बनाए, 3 पेज लिख दिए, तीन थोड़ी लिखने हैं। ये आगे वाला क्या है, कितना था, तीन पूरे लिखने, 15 नंबर का है क्या? तीन पूरा कर देता, मैप बनाए था, एक खाली बैठा हुआ, खाली नहीं बैठना, मैप बना दो। चलो, फाइबर 8। डायमेंशन देखो क्या क्या लिख सकते थे, या क्या तुमने लिखी है, क्वेश्चन तो सीधा सी स्ट्रेट का। डायमेंशन कितनी याद आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। भाई क्या क्या था, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनी, देखते हैं क्या क्या डायमेंशन आप लिख सकते हो इसमें। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स, तो क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। लैंड एलियनेशन, जो भी आपके फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, है ना।
डिक्लेयर फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी, डिनाइंग ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ लैंड टू द ट्राइबल। तो लैंड एलिनेशन हुआ उनका। फिर कुछ आप इसमें डेटा बता सकते हो, इन छोटा नागपुर ओवर 50% ऑफ ट्राइबल लैंड वाज एलिनेटेड बाय 1900। ये सब्सटेंशिएशन होता है, जो आपने लिखा है उसको सब्सटेंशिएट किया है। ठीक है, फोर्स लेबर, बेगार लेबर सिस्टम हुआ ट्राइबल्स का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ठीक है, हार्श टैक्सेस ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कल्चरल डिसरप्शन, जो कन्वर्जन हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा, ठीक है ना, कल्चरल डिसरप्ट हुआ उनका। मतलब ये डायमेंशन आनी थी इसके अंदर, आप अलग अलग एग्जांपल या पॉइंट्स डाल सकते हो, पर ये डायमेंशन आनी थी कि कैसे उनको फोर्स लेबर में किया गया, कैसे उनके ऊपर लैंड एलिनेशन हुआ उनका, कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ, टैक्सेस उनके ऊपर ज्यादा लगाए। अब यही आप पीजेंट्स में डाल देना, कैसे उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, है ना, इनमें से कुछ मतलब स्ट्रक्चर लगभग वही रहेगा। हाँ, थीम बदल जाती है, वहां पे कुछ अलग प्रॉब्लम्स थी और यहाँ पे कुछ अलग प्रॉब्लम, पर थिंक लाइन ऑफ थॉट आता है कि हमें कैसे आंसर को अप्रोच करना है। रिप्रेसिव लॉज, ठीक है, क्योंकि कई ट्राइब्स को उन्होंने कर दिया था अलग से ना, क्रिमिनलाइज कर दिया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्रिमिनलाइज अराउंड 150 ट्राइबल कम्युनिटीज इनेबलिंग आर्बिट्री अरेस्ट। लॉस ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ठीक है, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको जो अथॉरिटी उसको डिमाइज कर दिया उन्होंने, फिर वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी उनकी वीक हो गई थी। मिलिटराइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर ये आप बताओ कहाँ पे मतलब इसका फिर ये जब पॉलिसीज आई तो उसके बाद क्या होगा, रिवोल्ट आएगा। ट्राइबल रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन, तो अलग अलग रिबेलियन और रिवोल्ट आए। कहाँ से कौन कौन से रिवोल्ट, आप उसके एग्जाम्पल देके एक मैप बना देना उसका, ये मैप बनना था इसके अंदर, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, संथाल रिबेलियन अलग, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मुंडा कोल, वहां पे किसके खिलाफ क्या टाइमलाइन पे था और किसके खिलाफ था, ठीक है। फॉरेस्ट सत्याग्रह, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। सम इवन पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट्स आल्सो। ट्राइबल ज्वाइन 1857 रिवोल्ट, सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर पीजेंट ट्राइबल का अलायंस बना, ये रिस्पॉन्स था ट्राइबल्स का उन पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है। लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन, एक दो एग्जांपल दो। छोटा नागपुर उन्नति समाज बना जैसे। यूज ऑफ लीगल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स, फिर बाद में उन्होंने कुछ पेटिशन भी फाइल की और लीगल मेथड को भी यूज किया। ये सब आपके ट्राइबल रिस्पॉन्स थे। ये क्वेश्चन आप घर पे कर लेना प्रैक्टिस। हाउ फार द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे, ये आप घर पे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 11 करते हैं हम स्टार्ट। 10 हो गया, 11 में टेस्ट 11, ओके। ज्योग्राफी की 11 खोल गया वो तो। दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है कुछ। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन पेपर है आपका। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन द इंडियन वुमेन बिकम टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया, डिस्कस करो। 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। वर्ड्स पकड़ने हैं आपको। चलो देखो, काफी मैंने ब्रॉड इसका दिया है मॉडल आंसर ना आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एक लिख रहा हूँ, बाकी और कवर हो जाएंगे, कहीं भी यूज कर सकते हो आप उन एग्जाम्पल्स को डिफरेंट डायमेंशन से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा था, क्वेश्चन वैसे तो आप जनरल लिख दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन हमें टॉप की अगर बात करते हैं फिर डिमांड वैसे ही एड्रेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफाइंग द बैरियर ऑफ एज, ठीक है, जेंडर, रिलीजन, मतलब ये तीनों पार्ट तो कवर करने ही थे ना आपको। तो मैंने जो 3 सब हेडिंग बनाई है, बाकी मैं कुछ भी लिख दूंगा पर इनको जरूर डिफाइन करूंगा मैं, तो वो हो जाएगा हायर लेवल पे आंसर। नॉर्मल लिखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन डिफाइंग द एज एंड सोशल बैरियर कर दिया मैंने, जेंडर रोल का कर दिया मैंने, और तीसरा किया है रिलीजन वाला, तो ये तीनों पे एड्रेस कर दिए। इंडियन वुमेन बिकम टॉर्च बियर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। तो 3 के बाद आप चाहे कुछ भी लिखो, पर ये तीनों आपके आंसर में होने चाहिए थे, तब वो आंसर देखेगा हाँ भाई इसने अप्रोप्रिएट लिखा है। अब लिखा है या नहीं लिखा वो मैं देख लूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे डिफरेंट डिफाइंग द एज, तो आप बताओगे कस्तूरबा गांधी जो कंपैरेटिवली हायर एज ब्रैकेट में थी वो भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी किया। और एक कना क्या, हाँ, कनलाता बराउ जो है वो एक टीनेज थी, वो भी शी वाज आल्सो शॉट डेड। तो एक टीनेज से लेके एक मिडिल एज या ओल्ड एज वुमेन तक भी लोगों ने, लेडीज ने या फीमेल ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डिफाइंग द एज वाले एग्जांपल से कर दिया। कस्तूरबा गांधी शी प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो ये वाला पहला वाला पॉइंट एड्रेस कर दिया आपने। फिर आप बताओगे ट्रांसजेंडिंग जेंडर रोल्स, तो ऐसा नहीं है जो केवल मेल के हैं भाई ये लोग आदमी करेगा मेल करेगा, ऐसा नहीं है, फीमेल ने भी उन रोल्स को निभाया है प्रॉपर। फिर आप उसके एग्जांपल दोगे कि सरोजिनी नायडू कैसे शी बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो जरूर थोड़ी सारे प्रेसिडेंट मेल ही बनेंगे, शी डिफाइड द जेंडर रोल्स, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, शी
was she led the रानी लक्ष्मी झांसी वाली रानी वाला रेजिमेंट था, शी लेड दैट, है ना। तो उसने क्या डिफाई किया वहां पे, शी ब्रोक द मिलिट्री स्टीरियोटाइप्स, कि ओनली मेल कैन लीड वो वाला पार्ट। तो दे डिफाई द जो आपका जेंडर वाला पार्ट था, तो जेंडर रोल्स के अगेंस्ट, ठीक है। ट्रांसजेंडिंग जेंडर रोल्स, तो दूसरा पार्ट भी आपका एड्रेस हो गया। तीसरा पार्ट है यूनिटी अक्रॉस रिलीजियस लाइन, तो डिफरेंट रिलीजन की जो विमेन थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो तीनों पार्ट मैंने पहले एड्रेस किया, एज, जेंडर, रिलीजन। उसके बाद चाहे मैं कुछ भी लिखूं फिर वो मेरा एडिशन है, पर इनको नहीं छोड़ सकता मैं। तो रिलीजन में आप बताओगे बेगम रुकैया जो थी, शी एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वीमेन्स, ठीक है। इवन एनी बेसेंट जो इंडिया में स्टे कर रही थी, है ना, जो इरिश थियोसोफिस्ट थे, उन्होंने होम रूल लीग को सपोर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप बाकी बता दो कि, और ये पॉइंट काफी अच्छा है क्योंकि अनसंग हीरो से क्वेश्चन भी आता है, भाई ऐसी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन थी जिनका नाम नहीं है, बट शी पार्टिसिपेटेड एंड मोबिलाइज द मूवमेंट, ठीक है ना। काफी जो मास मूवमेंट कौन कर रहा था वहां पे, विमेन ही पार्टिसिपेट कर रही थी। तो आप अलग अलग मूवमेंट्स बताओ कि विमेन, ठीक है। पहला तो मास मोबिलाइजेशन, थाउजेंड्स ऑफ अननोन विमेन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अननोन विमेन, ये आगे कहीं भी यूज कर सकते हो आप इसको, क्योंकि अनसंग हीरो से पहले क्वेश्चन आ चुका है या फिर आ भी सकता है कभी, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ अननोन विमेन पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह। और ग्रास रूट लीडरशिप कैसे, उषा मेहता का एग्जांपल दोगे कि शी स्टार्टेड द अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो। और उसमें और भी है, प्रीतिलिता वाडेकर जो है ना, और जो बाकी सूर्य सेन के साथ थे, कल्पना दत्त, वो सब लिख सकते हो, वो सारे पता है, मैंने आपको एक रास्ता बताया कैसे मैं आंसर को लिखना है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, काफी जो फीमेल वो आपकी जो इम्प्रिजन हुई वो भी उनका सेक्रीफाइस था, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर को अप्रोच करना था। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलेटिवली सिंपल, ठीक है, लिख लेना। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। 10 मार्क, 7 मिनट स्टार्ट। चलो भाई देखो, बस स्ट्रक्चर करना था क्वेश्चन को, कैसे जो ग्रोथ हुई आपकी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, तो उसके भी जो कुछ कारण होंगे तभी वो ग्रोथ हो रही थी उस तरीके से, ठीक है ना। तो पहले आप थोड़ा बेसिक बताओगे क्या कंडीशंस थी, और फिर क्या कॉजेज थे। सोशल कंडीशन हमारे यहाँ पे ऐसे कि डिग्रेडिंग स्टेटस ऑफ वीमेन, रिजिड कास्ट नॉर्म्स थे, सुपरस्टिशंस थे, ठीक है। फिर जो कुछ फिलोसफीज हैं वो आप बता सकते हो वहाँ पे, है ना। ह्यूमैनिज्म की, यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे। फिर वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस था, क्रिश्चियन मिशनरी का इन्फ्लुएंस था, कॉलोनियल रूल, ओरिएंटलिज्म, है ना, ब्रह्मो, फिर ये आपने बेसिक बता दिया ओवरऑल। फिर ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल मूवमेंट की वो कैसे इवोल्व किया उन्होंने, क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या उनका इम्पैक्ट आया, इन दोनों को आप करके एंड करना, सिंपल है इसमें, ठीक है। देख लेना एक बार इसको, कॉपीज कोई दिक्कत हो मेरे को बता देना। कल टेस्ट करेंगे हम, आज हो गया आपका 10 और 11, कल करेंगे 12 और 13, ठीक है। परसों 14 और 15 मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट करो। और इस बार भी सैटरडे को एथिक्स का रहेगा, सैटरडे को टेस्ट नंबर 2 ऑफ एथिक्स, फर्स्ट हमने कर लिया है, इस बार टेस्ट 2 करेंगे। जितने भी लीडर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनकी जो आइडियाज थे वो वाला टेस्ट होगा।